स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2003 में आई एक रोमांस थ्रिलर मूवी विकेड माइंड्स के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है माइक नाम के एक यंग लड़के से, जो ग्रेजुएट होने के बाद अपने पिता से मिलने उनके घर जा रहा था। माइक काफी सालों से अपने पिता से नहीं मिला था, जिस वजह से उसके अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उसके पिता बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी रहा करते थे। पर इन सब के बावजूद उन्होंने कभी भी माइक को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। माइक जैसे ही अपने पिता के घर पहुंचता है, तब सबसे पहले उसकी मुलाकात उनकी नौकरानी मारिया से होती है। मारिया माइक के बचपन में उसकी देखभाल किया करती थी। वो बताती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है और वो ऊपर के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माइक तुरंत अपने पिता से मिलने उनके कमरे में जाता है, मगर उसके पिता वहाँ नहीं थे। उसे लगता है कि उसके पिता बाथरूम में होंगे, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर उसकी उम्र की एक लड़की नहा रही है। ठीक उसी वक्त माइक के पिता बाहर से जॉगिंग करके वापस आ जाते हैं, और वो माइक को देखकर बड़े खुश थे। माइक से उसका हालचाल पूछने के बाद वो उसे अपनी नई पत्नी लाना से मिलवाते हैं, यानी कि लाना असल में अब माइक की सौतेली माँ है। माइक अपने पिता से पूछता है कि आपने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, जिस पर उसके पिता कहते हैं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। फिर शाम को माइक के पिता उसे एक नीलामी में लेकर जाते हैं, जहां वो लाना के लिए एक बेहद महंगा हार खरीदते हैं। नीलामी में टहलते हुए लाना जब माइक से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब माइक के अकेलेपन को दूर करने के लिए लाना उसे अपनी एक दोस्त रेचल से मिलवाती है, जिसके बाद लाना अपने पति पॉल के वकील हैरी के साथ कुछ बातें करने लगती है। अपनी पत्नी को हैरी के साथ बातें करते देख पॉल को अंदर ही अंदर जलन होने लगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लाना उसे छोड़कर किसी और के साथ फरार ना हो जाए। और इसी बात को लेकर वो जब घर लौटते हैं, तो माइक के सामने ही वो लाना के साथ बहस करने लगते हैं। लाना कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ हैरी से बात कर रही थी। अगले दिन जब लाना गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, तब माइक उसके पास आता है और पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बारे में लाना से बात करने की कोशिश करता है। पर लाना कहती है कि यह सब तो होता रहता है, तुम फिक्र मत करो। पॉल माइक को अपनी पसंदीदा कार दिखाता है और साथ ही साथ उस कार को हाथ न लगाने की चेतावनी भी देता है, क्योंकि कोई उसकी कार को टच करे ये उसे जरा भी पसंद नहीं है। पॉल अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन काम के सिलसिले में वो माइक के लिए समय नहीं निकाल पाता। दूसरी तरफ लाना और माइक घर में अकेले अकेले बोर हो रहे थे, इसलिए दोनों ही कहीं बाहर जाने की योजना बनाते हैं। लाना पॉल की उसी पसंदीदा कार को गैरेज से बाहर निकालती है, जिसे छूने के लिए पॉल ने माइक को मना कर रखा था। अब माइक की तो फट जाती है और वो उस कार को चलाने के लिए राजी नहीं होता, मगर फिर भी वो दोनों एक बार में जाते हैं। पर उस दिन बार बंद था, मगर क्योंकि उस बार का मालिक लाना का एक अच्छा दोस्त था, तो उसे बाहर रखे चाबी के बारे में भी पता था। दोनों बार खोलकर अंदर घुस जाते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं। साथ ही साथ वो दोनों हंसी मजाक भी करते हैं। अब ऐसा करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, और किस्से से शुरू हुई कहानी बाहर के टेबल के ऊपर इंटीमेट होने के बाद खत्म होती है। फिर जब दोनों घर आते हैं, तो पॉल पहले से ही घर में मौजूद था। अब रात में पॉल उसकी कार ले जाने के लिए लाना को खूब डांटता है, और ये सब माइक अपने कमरे से सुन रहा था। अगली सुबह जब लाना नाश्ता कर रही थी, तब माइक उसकी कलाई पर चोट के निशान देखता है। उसे लग रहा था कि जरूर उसके पिता ने उनकी कार ले जाने के लिए लाना को मारा होगा, पर पॉल उस वक्त एकदम ठीक ठाक बर्ताव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन पॉल अपनी नौकरानी मारिया के जन्मदिन के तौर पर उसे स्पा के टिकट देते हुए एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है। फिर नाश्ता करने के बाद दोनों बाप बेटे बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं। माइक जैसे ही गोल करने के लिए उछलता है, उसी वक्त उसके पिता उसके पेट में जोरदार मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि आइंदा मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना। अब पॉल के इस बर्ताव को समझना माइक के बस के बाहर था, क्योंकि कभी वो अच्छे से पेश आते थे तो कभी बहुत ही बुरी तरह। रात को माइक लाना को अपने पिता के इस बर्ताव के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे पिता के इसी बर्ताव के चलते मेरी माँ ने उनसे डिवोर्स ले लिया था, और अभी भी उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया है।
पर लाना उस दिन बार में जो हुआ उसी बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो कहती है, उस दिन हमारे बीच जो हुआ उसे हमें भूलना होगा। पर माइक इस खेल को आगे बढ़ाना चाहता था, तो वो लाना को किस करते हुए एक बार फिर लाना के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, जिसके बाद लाना फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। लेकिन उसी वक्त पॉल लाना को ढूंढते हुए माइक के कमरे में आता है, पर पॉल के उसे देखने से पहले लाना बाथरूम में छुप चुकी थी। लाना को वहां न देखकर पॉल वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही लाना बाथरूम से निकलने वाली थी, ठीक उसी वक्त पॉल फिर से कमरे में आ जाता है और उसने सुबह बास्केटबॉल वाली बात के लिए माइक से माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद पॉल फिर वहां से चला जाता है। पर माइक को शक था कि उसके पिता दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, तो वो दरवाजा खोलकर उसकी पुष्टि करता है। अब रास्ता पूरी तरह से खाली देखकर लाना चुपचाप वहां से निकल जाती है। लाना के जाने के बाद माइक के सांस में सांस आई, क्योंकि उसका भांडा फूटते फूटते रह गया था। अब लाना और माइक जब भी घर में अकेले होते, तब वो एक नया राउंड जरूर लगाते। एक दिन लाना माइक को अपने पिता के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके पिता बचपन में उसे अब्यूज किया करते थे। वो इतने ज्यादा हरामी थे कि उसने लाना की छोटी बहन को भी नहीं छोड़ा, जो कि महेज 13 साल की थी। उसके पिता को मगरमच्छ का शिकार करने का बड़ा शौक था और वो अक्सर झील के किनारे मगरमच्छ का शिकार करने के लिए जाते थे। एक दिन उसने अपने पिता के पानी में नींद की दवाई मिला दी और उसे पीने के बाद वो बोट पर ही सो गए। उसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और मगरमच्छ ने उन्हें झील में गायब कर दिया, और फिर पुलिस के ढूंढने पर भी उनकी लाश नहीं मिली। अब उसी रात रेचल माइक के घर पर डिनर के लिए आती है। ये वही लड़की रेचल है जिसकी लाना ने नीलामी के समय माइक से जान पहचान कराई थी। अब रेचल और माइक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो लाना को काफी जलन हो रही थी। रेचल जर्नलिज्म की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ माइक एक आर्किटेक्ट बनने की। माइक के पिता कहते हैं कि आर्किटेक्ट बनकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ये छोटा मोटा काम करना बंद करो और मेरे साथ चलकर हमारा बिजनेस संभालो, ताकि जब तक तुम मेरी उम्र के होगे तब तक तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। अब रेचल के सामने बेइज्जती की वजह से माइक को अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मगर उस वक्त वो किसी तरह अपने आप को संभालता है। फिर कुछ देर बाद पॉल और लाना दोनों को अकेला छोड़कर बाहर घूमने चले जाते हैं। अगले दिन लाना माइक से पिछली रात के बारे में पूछती है। माइक कहता है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, हमने सिर्फ मूवी देखी और फिर मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। माइक लाना से कहता है कि अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, क्योंकि मेरा सन की बाप मेरी जिंदगी को टीवी रिमोट की तरह कंट्रोल करना चाहता है। लाना कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा क्या होगा, और इतना कहते ही दोनों के बीच एक बार फिर जंगी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। एक दिन दोनों बाप बेटे शिकार करने जंगल में जाते हैं। वहाँ पॉल माइक से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे ऑफिस जाने के बाद लाना घर में क्या करती है, क्योंकि मैं जब भी उसे फोन करता हूँ तो वो कभी भी मेरे कॉल का जवाब नहीं देती। उस वक्त माइक के हाथ में बंदूक थी और वो चाहता तो उसी वक्त अपने पिता का काम तमाम कर देता, पर उसमें इतना साहस नहीं था कि वो अपने पिता पर बंदूक चला सके। दरअसल पॉल को लाना पर शक हो गया था और उसे लग रहा था कि लाना उसे धोखा दे रही है। अब इसी वजह से माइक लाना को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे पिता को तुम पर शक हो गया है, पर उन्हें ये नहीं पता कि तुम मेरे साथ जुड़ी हो, पर आज नहीं तो कल ये बात उन्हें पता चल जाएगी। इससे पहले कि ये कांड उन्हें पता चले, मैं आज रात को ही वापस लौट जाऊंगा। अब लाना को माइक से प्यार हो गया था और वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वो समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें हमारे बीच चल रहे इस खेल को सच में खत्म करना होता तो तुम मुझे यहाँ अकेले किसी सुनसान कमरे में नहीं बुलाते। अब लाना के इस बात का माइक के पास कोई जवाब नहीं था और वो दोनों मिलकर पलंग तोड़ने में लग जाते हैं। माइक की जब नींद खुलती है तब तक लाना वहां से जा चुकी थी और माइक भी घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो किचन में अपने पिता पॉल की खून से लथपथ लाश को देखता है। आगे कुछ डिटेक्टिव को इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। डिटेक्टिव को लाना पर शक था, क्योंकि अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी थी। तभी लाना घर वापस आती है और डेड बॉडी को देखकर उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब डिटेक्टिव दोनों से पूछताछ कर रहे थे। जहां लाना बताती है कि वो रेचल के घर पर गई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ माइक बताता है कि वो थिएटर में मूवी देखने गया था। पूछताछ के बाद लाना और माइक पॉल के वकील हैरी के घर कुछ दिन रहने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके घर पर तो फिलहाल डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए थे।
रात में लाना माइक से कहती है कि रेचल को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। उसके पास एक वीडियो टेप है जिसमें हम दोनों जमकर खेल रहे हैं और उस वीडियो को डिलीट करने के लिए वो 50 लाख मांग रही है। माइक कहता है कि कुछ भी करो पर वो वीडियो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरे पिता के मर्डर में हम दोनों ही फंसेंगे। अगले दिन पॉल की शोक सभा में माइक लाना से कुछ बात करना चाहता था। उस वक्त वो मना करती है तो माइक जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब वहाँ मौजूद सभी लोग देख लेते हैं तो हैरी माइक को अपने साथ बाहर ले जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता 2 दिन पहले मेरे पास आए थे। उन्हें लग रहा था कि लाना का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। माइक पूछता है क्या लाना ने मेरे पिता को मारा है? हैरी कहता है नहीं, मैंने पूरी पुष्टि करी है कि वो कल रात रेचल के घर पर थी, पर हो सकता है कि उसके किसी आशिक ने ये काम किया हो। अपने घर पर माइक लाना को अपने बचपन की दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं मैं भी ये चाहता था कि मेरे पिता मर जाएं, क्योंकि उन्होंने मेरे और मेरी माँ के साथ जो किया था उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें भी नहीं छोड़ा और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। पर लाना कहती है कि पुल ने मुझे कभी भी अब्यूज नहीं किया। माइक कहता है ये कैसे हो सकता है? मैंने उस दिन तुम्हारी कलाई पर चोट के निशान देखे थे। पर लाना अब भी यही कहती है कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि वो चोट दरअसल जिम में वर्कआउट करते हुए लगी थी। जिसके बाद लाना रेचल के पास वीडियो टेप की डील करने जाती है तो पीछे पीछे माइक भी वहां जाता है। माइक को देखते ही रेचल लाना को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है। अब हैरी माइक को अपने घर पर बुलाता है और बातों ही बातों में हैरी माइक से जो उसने मूवी देखी थी उसकी अंतिम कहानी के बारे में पूछता है। माइक कहता है कि अभी मैं उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। पर हैरी कहता है क्यों, क्या हुआ? तुमने तो वो मूवी कुछ दिन पहले ही देखी थी। दरअसल हैरी की शक की सुई माइक की तरफ थी, क्योंकि उसने उस थिएटर में जाकर पता लगाया था कि पॉल की मौत वाली रात को सारे शो रद्द कर दिए गए थे। साथ ही वो माइक को बताता है कि उसके पिता ने सारी जायदाद उसके नाम पर कर रखी है, उसमें लाना का कोई हिस्सा नहीं है। माइक कहता है कि मुझे मेरे पिता की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरे पिता के कातिल को ढूंढना है। तब हैरी उसे एक वीडियो टेप दिखाता है जिसमें माइक और लाना का जमकर कार्यक्रम चल रहा था। अब माइक के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उसके और लाना के बीच पकी खिचड़ी के बारे में हैरी को सब कुछ बता देता है। वीडियो टेप के बारे में वो कहता है कि इसे जरूर रेचल ने आपके पास भेजा होगा, क्योंकि वो हमें इस वीडियो टेप के जरिए ब्लैकमेल कर रही है। हैरी कहता है कि अगर उसे ब्लैकमेल करना होता तो वो इसे मुझे क्यों भेजती? इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हें इसमें फंसाना चाहता है। माइक कहता है कि मुझे फंसाकर किसी को क्या मिलेगा, जबकि पूरी जायदाद मेरे नाम पर ही है। माइक के संदेह साफ करते हुए हैरी कहता है कि अगर तुम अपने पिता के मर्डर केस में जेल चले गए तो पत्नी होने के नाते से लाना को सारी संपत्ति मिल जाएगी। इसका मतलब हो सकता है कि लाना अपने किसी साथी के साथ मिलकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। जाते जाते हैरी माइक से कहता है कि तुम इस बारे में लाना से कुछ भी मत कहना, मैं आज नहीं तो कल पूरी सच्चाई का पता जरूर लगा लूंगा। रात को लाना पैसों का इंतजाम करके रेचल के पास जाने के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रेचल ने वो वीडियो टेप हैरी के पास भेज दी है। उस वक्त माइक को गराज में कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाता है तब उसे वहां एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें उसने अपने पिता को मारने का अपराध स्वीकार किया हुआ था। अब माइक को लगता है कि कोई उसे भी मारने वाला है। तभी उसे किसी के आने की हलचल सुनाई देती है और वो कोने में जाकर छुप जाता है। वो देखता है कि वहां लाना है। गराज में हो रही हलचल से लाना को लगता है कि कोई चोर गराज में घुस गया है और वो माइक की तरफ चलने लगती है। तभी माइक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है, तुमने ही मेरे पिता को मारा और मर्डर केस में मुझे फंसाकर सारी संपत्ति हड़पना चाहती हो। पर लाना कहती है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे लगा कोई चोर घुस आया है और शायद उसी ने पॉल की हत्या की, इसलिए खुद की हिफाजत के लिए मैं गोली चला रही थी। अब माइक हैरी के घर जाता है और उसे सब कहानी सुनाता है, जिसके बाद दोनों पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। पर पुलिस वाले माइक को ही गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि लाना कहीं गायब हो गई थी और उसका कहीं कोई आता पता नहीं था। कुछ देर बाद पुलिस को एयरपोर्ट के सिक्योरिटी फुटेज से पता चलता है कि लाना प्लेन पकड़कर लंदन चली गई है। जिसके बाद रेचल कुछ कबूल करने के लिए पुलिस के पास आती है। वो अपने और लाना के बीच चल रहे रिश्ते के बारे में पुलिस को बताती है। वो कहती है कि लाना ने ही मेरी मुलाकात माइक से करवाई थी और उसी ने मुझे वीडियो बनाने के लिए भी कहा था, ताकि उसके बदले
वो माइक को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर सके। एक रात वो मेरे घर पर आई और उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मैंने पॉल को मार डाला है और अब मैं माइक को भी मार दूंगी और इससे ऐसा लगेगा कि जैसे माइक ने अपने पिता को मारने के अपराध में खुदकुशी कर ली। फिर सब कुछ निपटने के बाद हम दोनों कहीं दूर निकल जाएंगे। रेचल कहती है कि लाना ने मुझसे कहा था कि वो माइक और पॉल दोनों से बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को मारने के बारे में सोचा तो क्या गारंटी है कि वो मुझे नहीं मारेगी। इसलिए मैंने यहाँ आकर लाना के बारे में आपको सब सच बता दिया। रेचल के इस कबूली के बाद माइक को रिहा कर दिया जाता है। हैरी माइक को बताता है कि तुम्हारे पिता को जहर देकर मारा था और मरने के बाद ही उन पर किसी हथियार से वार किया गया था ताकि पुलिस को लगे कि ये काम किसी हट्टे कट्टे आदमी का है। अब पुलिस लाना की तलाश में थी और माइक अपने पिता की याद में। तभी कुछ फोटोज को जलाते वक्त माइक के हाथ वो हथियार लग जाता है जिससे उसके पिता को मारा गया था। तभी पीछे से अचानक रेचल प्रकट होती है और माइक के ऊपर बंदूक तानती है, मगर ठीक अगले ही पल रेचल और माइक एक दूसरे को चूमते हैं। अब इसी के साथ कहानी पॉल के मरने वाली रात में शिफ्ट होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे माइक ने रेचल के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी और पुलिस वालों को जो एयरपोर्ट के सीसीटीवी की फुटेज मिली थी उसमें रेचल ही थी जिसने लाना जैसा हुलिया बनाया था। यहाँ एक और भयानक बात ये थी कि लाना कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे भी माइक ने मारकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद उसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उसने रेचल को दी थी। रेचल लाना को जान से मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तो उसने उसे पहाड़ से नीचे धकेल दिया। अब इधर जब माइक को पता चला कि रेचल ने लाना को बिना मारे ही पहाड़ से नीचे धकेला है तो उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों तुरंत लाना की बॉडी को ढूंढने उस पहाड़ी के नीचे जाते हैं, मगर दोनों को बॉडी नहीं मिलती। उन्हें लाना का हार मिलता है, जिसे देखकर रेचल को यकीन हो जाता है कि लाना की बॉडी झील की गहराई में कहीं गायब हो गई है। अब माइक रेचल की बात मान लेता है और अगले हफ्ते मिलने का प्लान बनाकर दोनों ही वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। घर लौटकर माइक पुलिस को कॉल करके उन्हें मर्डर वेपन मिलने के बारे में बताता है। तभी अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है और रात के अंधेरे में अचानक ही लाना वहां आती है। लाना के शरीर में काफी सारे चोट के निशान थे। लाना को अपने सामने देखकर माइक की तो फट जाती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, सामने से लाना उसके ऊपर गोली चलाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, फिर भी तुमने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। माइक कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुम सिर्फ अपनी वो ख्वाहिश पूरी करती थी जो मेरे पिता नहीं कर पाते थे। इस घर में सभी को किसी न किसी चीज की जरूरत थी। मेरे पिता को तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की की, तुम्हें मेरे जैसे जवान लड़के की और मुझे सारी जायदाद की। लाना कहती है, तुम्हें वो वैसे भी मिल जाती तो फिर तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया। तब माइक कहता है कि मुझे ये सब तुम्हारे साथ साझा करना पड़ता, इसीलिए मैंने ये सब किया। इस पाप का भागीदार किसी न किसी को तो बनना ही पड़ता, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। बस इतना कहकर माइक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाना उसका पीछा करती है और भागते वक्त माइक उसी पहाड़ के किनारे पहुंच जाता है जहां से रेचल ने लाना को धक्का दिया था। मगर इससे पहले कि लाना अपना बदला ले पाती, पुलिस वहां पहुंच जाती है और लाना के ऊपर गोली चलाती है तो लाना पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाती है और इसी के साथ लाना की बेगुनाही झील की गहराई में हमेशा के लिए दब कर रह जाती है। अब माइक का रास्ता एकदम साफ हो चुका था और वो उसके पिता की सारी जायदाद का अकेला मालिक था। अगले दिन माइक रेचल के साथ अपने पिता की पसंदीदा कार में घूमने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।